हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे 21, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए इसमें काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और डेली अगर आप लोग ऐसे ही अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं तो इसके लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बीजों के अंकुरण की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को जानकारी भी दे। अर्थात बीजों के अंकुरण की अवधारणा अगर जो है कक्षा में पढ़ा रहा है शिक्षक, तो वो शिक्षार्थियों को किसकी और भी जानकारी देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की। ऑप्शन सेकंड दिया है कक्ष में की गई सजावट की। ऑप्शन थर्ड दिया है कक्ष में जो है फैली धूल मिट्टी की। ऑप्शन फोर्थ दिया है कक्ष में रखे हुए फर्नीचर की। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की भी जानकारी देनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, वह व्यक्ति जिसको मलेरिया है के रक्त की जांच किस आधार पर की जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है उसके जो है ब्लड की जो जांच होता है किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के आधार पर। ऑप्शन सेकंड दिया है लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर। ऑप्शन थर्ड दिया है रक्त को क्षति पहुंचाने वाली यकृत कोशिकाओं के आधार पर। ऑप्शन फोर्थ दिया है श्वेत रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के आधार पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर जो है ब्लड का जो है जांच किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है बर्फ के घर जिसको कहते हैं इग्लू, विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं देंगे। अर्थात अगर आप इग्लू जो कि बर्फीले क्षेत्रों में घरों को कहा जाता है, उसके विषय में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सी जानकारी नहीं देंगे घरों के विषय में। ऑप्शन फर्स्ट दिया है इन घरों का निर्माण करने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड दिया है इन घरों का आकार गुंबदाकार रखा जाता है, साथ ही प्रवेश हेतु मध्य में एक छिद्र होता है। ऑप्शन थर्ड दिया है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ दिया है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर जानवरों की खाल एवं फर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कह रहा है किसकी जानकारी नहीं देंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। ऑप्शन सेकंड है वृक्षारोपण। ऑप्शन थर्ड है सौर ऊर्जा का प्रयोग। ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत जो है वो है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसके किसी कैंप में आए विद्यार्थी के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार रिपीटेड है। ऑप्शन फर्स्ट दिया जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सेकंड दिया लद्दाख। ऑप्शन थर्ड दिया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन फोर्थ हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ये हिमाचल प्रदेश के जो है घर हैं। इस प्रकार के स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में होता है। चलिए अगला देखते हैं, सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है। क्यों हरा होता है?
धूप के कारण होता है, ऑप्शन सेकंड दिया है पर्णहरित के कारण होता है, ऑप्शन थर्ड दिया है ऑक्सीजन के कारण होता है, ऑप्शन फोर्थ दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो देखिए सभी वृक्ष की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा जो होता है वो होता है पर्णहरित के कारण। ऑप्शन देखिए सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए दिया है 5 संख्याओं का औसत 26 है, यदि एक संख्या निकाल दिया जाए तो उसका औसत 24 हो जाता है, निकाली गई संख्या है। देखिए इसको अगर जो आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 34 अर्थात 34। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा की अधिक प्राप्त करती है, अधिक मात्रा प्राप्त करती है। अर्थात कह रहा है समुद्र में किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा जो है कि अधिक मात्रा किसकी अधिक मात्रा प्राप्त करती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है नाभिकीय विकिरण, ऑप्शन सेकंड दिया है विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ऑप्शन थर्ड है कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन फोर्थ जो दिया है सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कॉस्मिक किरणें जो है अधिक मात्रा में प्राप्त करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला देखते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में शीतीकरण विधि से पूर्व किस वस्तु का जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है मिर्च, ऑप्शन सेकंड दिया है दालचीनी, ऑप्शन थर्ड दिया है लौंग, ऑप्शन फोर्थ दिया है इलायची। तो देखिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में शीतीकरण विधि से पूर्व जिस वस्तु का प्रयोग होता था तो वो होता था लौंग का प्रयोग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर जो है खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। ऑप्शन सेकंड दिया है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था देखिए प्रदूषण हो गया है। ऑप्शन थर्ड देखिए दिया है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन फोर्थ दिया जलते हुए ईंधन को से जो उत्पादित काला धुआं है जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ऑप्शन देखिए फर्स्ट दिया राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड है राजस्थान बिहार मध्य प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है राजस्थान कर्नाटक महाराष्ट्र। तो देखिए गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो हैं राजस्थान महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए करा है कक्षा कक्ष में एक शिक्षक उभयचरों के विषय में जानकारी देते हुए निम्न तथ्य लिखता है। कथन दिया है, इसमें से बताना है कौन से कथन जो है उभयचरों के विषय में सही है। देखते हैं कौन सा कथन जो है सत्य है। ये प्रायः शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं, देखिए सत्य है। इनकी लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसीएस में केंद्रक पाया जाता है, ये भी सत्य है। ये प्रायः अंडे देते हैं, ये भी देखिए सत्य है। इनकी त्वचा श्लेष्मीय तथा श्वसन में सहायक होती है, ये भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ये सभी सत्य हैं। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है नीचे दिए आरेख में कौन सा अक्षर जल की सभी अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो इसमें अक्षर है जो ठोस द्रव और गैस तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। तो इजी सी बात है, जो है डी जो अक्षर है तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है गरिमा सजीव निर्जीव तथा मृत वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट बनाती है तथा उन चार्टों पर निम्नलिखित रूप से वस्तुओं के नाम लिखती है। पहला कथन है तितली वृक्ष पैरामीशियम भालू। दूसरा कथन दिया है मोमबत्ती जग कार क्रिस्टल। तीसरा कथन है लकड़ी के लट्ठे अरहर की दाल चमड़े का टुकड़ा स्नान स्पंज। तो कह रहा है कि एक बार और प्रश्न देखते थे, गरिमा सजीव
सजीव, निर्जीव तथा मृत वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के 3 चार्ट बनाती है तथा उन चार्टों पर निम्नलिखित रूप से वस्तुओं के नाम लिखती है। तो देखिए चार्ट किससे संबंधित है बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है सजीव, निर्जीव तथा मृत। ऑप्शन सेकंड दिया मृत, सजीव और निर्जीव। ऑप्शन थर्ड दिया सजीव, मृत, निर्जीव। ऑप्शन फोर्थ दिया निर्जीव, सजीव, मृत। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तितली जो कि सजीव है। तितली और देखिए सॉरी देखिए तितली, वृक्ष, पैरामीशियम भालू ये सजीव में आते हैं और मोमबत्ती, जग, कार क्रिस्टल ये निर्जीव वस्तु है। बाकी लकड़ी के लट्ठे, अरहर की दाल, चमड़े का टुकड़ा, स्नान स्पंज जो कि मृत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक शिक्षक कक्षा में गुणवत्ता के आधार पर कोयले के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है। एंथ्रासाइट देखिए कर रहा है दर्शाए गए कोयले जो है कोयले के प्रकारों के आधार पर वह एक शिक्षार्थी से पूछता है कि सबसे कम ऊष्मा कौन देगा। इसमें से बताना सबसे कम ऊष्मा कौन देगा। पहला दिया है देखिए कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है एंथ्रासाइट में। और दूसरा कथन दिया बिटुमिनस जो कि कार्बन की मात्रा 70% से 90% तक होती है। तीसरा दिया लिग्नाइट, कार्बन की मात्रा 60% से 70% तक होती है। चौथा दिया पीट, कार्बन की मात्रा 60% से कम होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम जो ऊष्मा देगी वो देगी पीट, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 60% से कम है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आप अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी से कहते हैं कि वह जल की अवधारणा को स्पष्ट करे। वह शिक्षार्थी निम्न 4 बिंदु लिखता है। इसमें से उपरोक्त आधार पर सही बताना है आप लोगों को कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए पहला दिया है जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र H2 है। देखिए तो सत्य है। दूसरा कथन है शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव्य है। देखिए ये भी सत्य है। जल का अधिकतम घनत्व जो है 6 सेल्सियस पर होता है। देखिए सत्य नहीं है। चौथा देखिए कहा है पृथ्वी पर लगभग जो है 75% भाग जल से घिरा है। ये भी सत्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। देखिए तो उद्देश्य निरूपित नहीं करता है, नहीं होगा। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। देखिए अगला देखते हैं थर्ड बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन फोर्थ से पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दावली क्या आकलन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य निरूपित करता है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का, वो है ऑप्शन सेकंड इसका राइट। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचार पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन सेकंड दिया कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। देखिए नियंत्रित करने के लिए कराया, नहीं सही होगा। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए। ये भी देखिए नहीं होगा। फोर्थ दिया है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो देखिए ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है यह। ऑप्शन फर्स्ट दिया अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सेकंड है अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझना और सीखना। देखिए नहीं होगा। आधारभूत सिद्धांतों और शब्दों की सही परिभाषाओं को याद करना अर्थात रटने पर बल दे रहा है, भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को अगले स्तर पर अध्ययन के लिए तैयार करना, ये भी नहीं होगा। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ
2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो होना चाहिए, अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कक्ष में शिक्षार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। ऑप्शन फर्स्ट दिया है मकान, भवन, रेल मार्ग, उद्योग आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। देखिए नहीं होगा। मानव की मानसिक एवं शारीरिक योग्यता और संख्या की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। देखिए भी नहीं होगा। भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। चौथा दिया है अर्थात फोर्थ ऑप्शन पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। देखिए भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रजनी अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को एक्वेरियम, जिसको कहते हैं मछली घर, दिखाते हुए हवा वाले पंप का लाभ बताती है कि यह पंप क्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है एक्वेरियम के पानी को साफ रखता है। ऑप्शन सेकंड है पानी में ऑक्सीजन घोलने का काम करता है। ऑप्शन थर्ड दिया है इससे निकलने वाले हवा के बुलबुलों के साथ मछली खेलती हैं। ऑप्शन फोर्थ दिया है इससे निकलने वाले हवा के बुलबुले प्रकाश में चमकते हैं। तो देखिए पंप का जो लाभ होता है, एक्वेरियम में जो पंप लगे होते हैं वो पानी में ऑक्सीजन घोलने का कार्य करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों का ध्यान गरीबी, निरक्षरता और भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों की तरफ खींचने के लिए सबसे उचित होगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है विद्यार्थियों से उसके आस पड़ोस के सामाजिक समस्याओं का सर्वे करने तथा उन आंकड़ों की चर्चा करके सहपाठियों से करने के लिए कहना। ऑप्शन सेकंड दिया है विद्यार्थियों को समाज की बुराइयों का एक डायग्राम दिखाना। देखिए नहीं होगा। विद्यार्थियों को सामाजिक बुराइयों पर पोस्टर बनाने के लिए कहना, ये भी नहीं होगा। समाज की समस्याओं पर एक व्याख्यान देना, ये भी सत्य नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल खाता है। प्राथमिक स्तर पर इसे विद्यार्थियों को जो है इस योग्य बनाना चाहिए कि वे पर्यावरण को एक सेवा और उत्पाद प्रदान करने वाले स्रोतों के रूप में देख सकें। देखिए ये मेल नहीं खाता है। ऑप्शन सेकंड देखते हैं इसे ऐसा ज्ञान और कौशल प्राप्त करने पर बल देना चाहिए। देखिए निगेटिव पॉइंट है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं होगा। यह पर्यावरणीय सेवाओं और उत्पादों की चिंता करने में सक्षम होना चाहिए। चिंता करने में, ये भी नहीं होगा। इसे विद्यार्थियों को पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। ऑप्शन सेकंड है एकीकृत, अनुभवात्मक। ऑप्शन थर्ड दिया है प्रासंगिक, अनुशासनात्मक जो है एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। ऑप्शन फोर्थ दिया है एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, समावेशी। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की जो प्रकृति है वो है समावेशी, प्रासंगिक, थीम तथा थीम आधारित। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है उसे संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। देखिए नहीं सत्य होगा। लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का अलग समूहीकरण करें। देखिए जेंडर विभेद हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सकें बना लें, ये भी नहीं होगा। समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए। तो देखिए ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए कथन दिया है, करा है वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के जो है ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं, बताना। इसमें कौन से जो है ईवीएस के उद्देश्य हैं। देखिए पहला दिया है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। देखिए उद्देश्य है। ऑप्शन कथन जो दूसरा दिया है विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी जो है सत्य है, उद्देश्य है ईवीएस का।
प्राथमिक स्तर पर। थर्ड है पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, देखिए नहीं होगा। फोर्थ दिया है ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझाना, ये भी नहीं होता। पहला और दूसरा राइट है, अर्थात ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अवलोकन अनुसूची, ऑप्शन सेकंड है रेटिंग स्केल, ऑप्शन थर्ड है वृत्तांत रिकॉर्ड, ऑप्शन फोर्थ है पोर्टफोलियो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वृत्तांत रिकॉर्ड में इसको जो है दर्ज किया जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि कौन सा कथन सत्य होगा? गतिविधि आयोजित की जाती है, गतिविधि के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, देखिए गतिविधि के बाद जो है चर्चा आयोजित किया जाएगा, सत्य है। शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानीय संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती है, भी सत्य है। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, भी सत्य है। अर्थात 2, 3, 4 ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित किया जाता है? देखिए पहला दिया है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। अनुभव प्रदान करने के लिए जो आयोजित किया जाता है, पहला दिया है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, देखिए तो सही है। जोड़ तोड़ कौशल विकसित के लिए, तो देखिए ये भी सत्य है। करके सीखने के लिए, ये तो वैसे ही सत्य है। करके सीखने के लिए, ये याद रखने की क्षमता विकसित करने की, अर्थात रखने के लिए, देखिए नहीं होगा। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पहला दिया है विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का जो पोषण करना है, तो देखिए तो सत्य है। देखिए दूसरा कथन दिया है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी जो है सही है। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ये भी सत्य है। चौथा है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना, देखिए नहीं होगा। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।